अनदर वीडियो ऑफ एडुमंथन फॉर सिविल सर्विसेज। हम PYQ 2020 से 2024 तक के देख रहे हैं, UPPSC का PYQ। ठीक है, अभी हम 2020 का सेट बी देख रहे हैं जिसमें हमने 125 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है। प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो। सारे क्वेश्चन हमने रियल एग्ज़ाम टाइम के अकॉर्डिंग करा है कि 40 सेकंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, पढ़ना भी हो, सॉल्व भी करना। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द 126 से 130 तक का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसमें। चलो टाइमर स्टार्ट होगा, जल्दी से इसका आंसर देना है आपको। लिस्ट 1 से लिस्ट 2 बुक और राइटर का मैच करना है। सही आंसर क्या है? द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। गीता रहस्य, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अ नेशन इन मेकिंग, लाला लाजपत राय। इंडिया विंस फ्रीडम, बाल गंगाधर तिलक। तो आप इससे आई होप कि एक दो का नाम तो पता ही होगा आपको। चलो फटाफट दिमाग लगाइए और आंसर दीजिए। माई डिपोर्टेशन, देखो एक रियल एग्जाम में जब तक सॉल्व करो मैं बताता हूँ। रियल एग्जाम में ना ध्यान क्या करो, वर्ड्स पे जाया करो। क्या बोला? डिपोर्टेशन। तो इनमें से देखो ना कौन गया होगा, डिपोर्ट कौन हुआ होगा, आउट ऑफ इंडिया किसको भेजा गया होगा। जिसको आउट ऑफ इंडिया भेजा गया होगा उसको किया गया होगा डिपोर्ट, या कहीं कुछ सजा वजा में। तो इसमें किसको है? लाला लाजपत राय को मिली थी। तो इनका स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन खुद से थोड़ा ना गए होंगे, कोई किसी ने भेजा होगा। अ नेशन इन बिल्ड मेकिंग कौन हो सकता है? ये अंग्रेजी में लिखा गया है, इसका टाइटल ही इंग्लिश में है। अंग्रेजी में लिखा गया है, इसका टाइटल भी इंग्लिश में है। कौन होगा? जैसे इंग्लिश तो सबको ही आती थी, खैर ये इस वाले लॉजिक से तो नहीं जाओ, छोड़ो। बी वाले से देखते हैं। बी में क्या है? गीता रहस्य। अब इनमें से देखो धार्मिक आदमी का नाम किसमें सबसे ज़्यादा नाम सुने हो? जो महाराष्ट्र में होता है गणेश उत्सव, इन्होंने ही स्टार्ट करवाया था। गीता रहस्य इन्होंने ही लिखा होगा। तो अगर आप बी इस तरीके से चले गए कि 4 है, बी पे 4 आप सेट करोगे तो यहाँ इन दो में से ऑप्शन पे आके अटकोगे। फिर आगे आपको दिख रहा है कि 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। फिर इस तरीके से थोड़ा लॉजिक लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी नॉलेज तो मस्ट है, ये नॉलेज है तो फिर कोई बात ही नहीं है। बाकी वो जो ट्रिक बताया था वो वाली ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट डोंट रिलाई कम्प्लीटली ऑन द ट्रिक। ट्रिक हमेशा काम नहीं करती हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 127 स्टार्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल मैन वॉज propounded by Robert E. Park, Robert Redfield, Louis Wirth, Louis Dumont। नाम ही नहीं सुना होगा एक ऐसे ऐसे नाम पूछ लिए। मार्जिनल मैन, सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति। मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति का नाम पूछा इन्होंने। पहले तो ये वर्ड नहीं सुना होगा, अगर ये सुना होगा तो इन चारों के नाम ही नहीं सुने होंगे। रॉबर्ट ई पार्क और लुइस विर्थ, रॉबर्ट रेडफील्ड, लुइस ड्यूमॉन्ट। क्वेश्चन नंबर 127 है। देखो इसमें यही काम कर सकते थे, मे बी ये काम करे ना करे, कॉमन सेंस लगाओ ना। चारों में से यही एक नाम ऐसा दिख रहा है जो थोड़ा ऑड है। रॉबर्ट तो है ये ई लिखने की क्या ज़रूरत थी? रॉबर्ट पार्क लिख देते, नाम थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो वैसे आंसर इसका यही है। एक तुक्का कह लो, इसे लॉजिकल गेसिंग कह लो, तो ये यूज़ हो सकता था। बाकी नाम पता ही नहीं है, और पता है तो फिर कोई बात ही नहीं, फिर सीधे आंसर टिक मारो, आगे बढ़ जाओ। देखो ऐसे क्वेश्चंस को मैं बोलता हूँ कि आपको अगर आंसर पता है तो पता है, नहीं पता है तो आप फालतू टाइम इसे वेस्ट मत करो। इसका आंसर आप इसमें क्या तुक्का मारोगे? कोई है लॉजिक कहीं? ये जो मैंने बता दिया तो मैं पोस्ट एनालिसिस कर रहा हूँ कि हाँ भैया रियल एग्जाम में मैं होता तो मैं भी ना कर पाता, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते ना सर। 1 क्वेश्चन रॉन्ग करके का मतलब है आपको 1/3 मार्क माइनस चला जाएगा। और ये जो 2 नंबर जो गया वो अलग एक सही क्वेश्चन का, तो आप माइनस में अच्छा खासा नंबर चले। तो ठीक है, चलो नेक्स्ट। हु अमंग द नेक्स्ट क्वेश्चन 121। टाइमर स्टार्ट हो गया। टाइमर 40 सेकंड के अंदर इसे पढ़ना है। और सो देखो सेम क्वेश्चन इसी पैटर्न पे। आंसर पता है तो पता है, फटाक से, वरना आगे बढ़ जाओ। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड अ मॉडर्न आर्मरी इन डांडीगुल, मैसूर इन 1755? नंजराज, हैदर अली, देवराज, चिक्कर कृष्णराजन। क्वेश्चन नंबर 128। इन चारों में से कौन है जिसने मॉडर्न आर्मरी डांडीगुल में बनाया? देखो इसके लिए भी एक मस्त चीज़ बताता हूँ तुम्हें। यहाँ पे तुम्हें एक बहुत मस्त कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये एग्ज़ाम में काम आता है क्योंकि ये मैं खुद यूज़ करता हूँ। देखो इसमें से नंदराज का नाम पता है? नहीं सुना होगा। देवराज का नाम वैसे तो नहीं सुना होगा, इससे रेफरेंस में तो कहीं नहीं सुना होगा। देवराज नाम इजी है, मतलब आसान है।
बट वैसे नहीं सुना होगा इसका, ठीक है। बट इन चारों में से सबसे फेमस नाम कौन सा है जो 100% अगर आप तैयारी करते हैं तो आपने नाम सुना ही सुना होगा? हैदर अली हैं, आंसर यही है इसका। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, बता देता हूँ फिर से, वैसे बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में। देखो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अगर ये 3 ऑप्शंस जो दिए गए हैं ये ईजी इनकी तरीके से बहुत कठिन है नाम, और ये एक को ये बहुत फेमस है, तो यही आंसर होंगे, ठीक। पहला केस ये होगा। दूसरा केस, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ये जो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं ये तीनों ऑप्शंस बहुत फेमस हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, अब्दुल कलाम आज़ाद हो गए, इनका कुछ एक अचानक से कोई नाम आ जाता है, रैंडम कोई नाम, जैसे ये रख लो लुइस ड्यूमांट। 3 बहुत फेमस नाम है, एक जो है नाम वो एक रैंडम नाम है, तो हाई चांसेस है कि ये सही होगा। देखिए फिर से बता रहा हूँ, ये एक ट्रिक है, कॉमन सेंस है, ज़रूरी नहीं कि 100% काम करे, बट हाँ ये काम करती है। आप इसे चाहो तो किसी और क्वेश्चंस में अप्लाई करके देख लेना, जैसे यहाँ पे ये यूज़ हुई है, बाकी क्वेश्चंस में भी करके देख लेना। ये मैंने आंसर वैसे जब मैंने सॉल्व किया था तो मैंने ये टिक मारा था, तो कई कहोगे इसे, बाई चांस सही हो गया, बट मैंने वो बता दिया कि ये ज़रूरी नहीं कि रियल एग्ज़ाम में आपको ये क्लिक करें। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। Which one of the following is not a major cause of wildlife extinction? नॉट अ मेजर कॉज पूछा है, ये बात ध्यान रखना, नॉट अ मेजर कॉज। लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, टू मेक फायर इन द फॉरेस्ट, इलीगल कमर्शियल ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ, फास्ट पेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसका सही आंसर क्या है वो आप बताइए। आयोग ने क्या आंसर दिया है वो मैं बता दूंगा। वैसे ये कॉमन सेंस यूज़ करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। रियल एग्ज़ाम में आपको कैसे सोचना है कि ये नॉट हटा दो, नॉट पे से नॉट को ना ऐसा कर दो कि छुप गया, ये नॉट हटा के अब पूछो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, चलो हट जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन, ठीक। ऐसे क्वेश्चन को देखो, नॉट ना अक्सर आपको कंफ्यूज करेगा, तो रियल एग्जाम में सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ सिंपल। नॉट को एकदम भूल जाओ कि नॉट कुछ लिखा है, नॉट हटा के पढ़ लो, मेजर कॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन। चलो क्या लॉस ऑफ नेचर हैबिटेट अगर होगा तो क्या ये बहुत बड़े लेवल पे लॉस नहीं होगा, मास लेवल पे नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है सही है। टू मेक फायर इन द फॉरेस्ट, आपने यूएसए की न्यूयॉर्क में फायर देखा था, वाइल्ड फायर, उत्तराखंड में देखा था वाइल्ड फायर, उससे क्या बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ हमारे देश को या जिस भी देश में हुआ? बिल्कुल हुआ था। तो मास एक्सटिंक्शन हो ही रहा है वाइल्ड लाइफ का, तो ये हो गया। इलीगल कमर्शियल ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ, क्या इससे नहीं हो रहा है? साइट्स क्यों बनाई गई? साइट्स इसीलिए तो बनाई गई ताकि आप इलीगल वो ना करो, ट्रेड ना करो। इलीगल अगर ट्रेड ना रोका जाए तो कितने सारे जानवर हैं जिनकी एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगी। तो इससे क्या नहीं लग रहा है आपको? कॉमर्शलाइजेशन है, कैपिटलिज्म वाली सोसाइटी चल रही है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी हर चीज़ से पैसा बनाएगी, जानवर की जान लेके बनाना हो चाहे पौधे का, सब कुछ, पानी भी निचोड़ लेंगे वो, पानी निचोड़ते ही हैं। आपको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में आपको हर्ब का नाम दे के बेचते हैं ना, तो क्या ये मास लेवल पे नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इससे क्या पता चलता है? पहला, दूसरा, तीसरा सही है। अब आप नेक्स्ट पे आ जाओ। फास्ट पेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ होगा तो उससे वाइल्ड लाइफ के एक्सटिंक्शन पे कहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा? डायरेक्टली, इनडायरेक्टली हो सकता है पड़े, लेकिन डायरेक्टली नहीं पड़ने वाला। तो इस चारों में सही आंसर डी होगा। रियल एग्ज़ाम में भी आप इसी तरीके से सोचो तभी आंसर कर पाओगे। ज़रूरी नहीं आपका आंसर ये रट्टा मार के थोड़ा ना जाओगे, ये इसका आंसर कहीं नहीं पढ़ोगे आप, बट हाँ कॉमन सेंस यूज़ करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यूज़ करते हैं। 130, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड असर्सन एंड रीजनिंग है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। चलो ठीक है। इट लेड टू क्रिएट डिफरेंट क्लासेज इन इंडियन पेजेंट्री। अब आप इसे बताओ सही आंसर क्या होगा। कॉमन सेंस लगाओगे आंसर मिल जाएगा। वैसे आंसर ये बहुत इजी है अगर आप ठीक ठाक तरीके से, लॉजिकल तरीके से सोचोगे। चलो मैं बता देता हूँ, टाइमर तब तक पूरा होने दो। पहला इसने क्या बोला है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है, हो गया, टाइमर पूरा हो गया। मैं समझा देता हूँ। देखो मेरा पर्पज़ है आपको समझाना, मेरा ये नहीं पर्पज़ है कि आप इसे आओ और मैं पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस करके कुछ भी फालतू बात होता। मैं जो भी बताऊँगा खुद को इमेजिन कर लेता हूँ कि मैं रियल एग्ज़ाम में बैठा हूँ, मैं कैसे सॉल्व करूँगा। चलो बताता हूँ मैं कैसे सोचूंगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड वर्ड का मतलब बहुत वेग होता है,
हो सकता है कहीं छोटी जगहों पे करा हो। डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम, बिल्कुल हमें पता है 3 तरीके का किया था, परमानेंट किया था, महालवारी किया था और रेवतवारी, ये 3 तरीके के रेवेन्यू सिस्टम्स उन्होंने किए थे इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल किए थे। जो परमानेंट सेटलमेंट था वो नॉर्थ इंडिया में था, महालवारी जो था वो पंजाब वाली रीजन में था, और जो रेवतवारी सिस्टम था वो साउथ इंडिया में किया था। तो तीनों, ये पहला स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक, सेकंड स्टेटमेंट पे आ जाओ। इट लेड टू क्रिएट डिफरेंट क्लासेस इन इंडियन पेजेंट्री, बिल्कुल किया था। अब आप इसके पीछे देखो, जब परमानेंट सेटलमेंट हुआ तो सबसे ज़्यादा पावर किसके पास आई? ज़मींदार के पास आई। ज़मींदार ने किसी और को लैंड दे दी, लैंड लॉर्डिज्म, एब्सेंटी लैंड लॉर्डिज्म का कॉन्सेप्ट आया। ठीक, नेक्स्ट रेवतवारी में क्या, डायरेक्टली आपको पेमेंट करनी है, तो आप जिसके पास पेमेंट, जिनके पास लैंड ज़्यादा है, जिनकी उपजाऊ ज़्यादा है, क्या उनमें और जिनमें कम है, क्या उनमें डिफरेंस नहीं आएगा? क्लासेस नहीं बनेंगी? बिल्कुल बनेंगी। चलो नेक्स्ट आ जाओ। महालवारी में क्या सीन था? महालवारी में एक विलेज है, प्रॉपर 4-5 गांव का विलेज है, कंबाइन करके उसका एक कोई हेड है जिसको बोलते थे लंबरदार। अब लंबरदार के पास पावर नहीं आ जाएगी, लंबरदार तो इन्हीं में से किसी एक फैमिली का होगा, और वो ऊपर आ गया। अब वो हाई क्लास पे बैठ रहा है, तो क्या क्लास नहीं डिफ्रेंशिएट हो गई? बिल्कुल हो गई। तो क्या ये लॉजिक नहीं बन रहा है कि ये तीनों सिस्टम की वजह से ये हुआ था? बिल्कुल हुआ था, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा? ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक, चलो अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।